हाँ जी। कैसे हो आप सब? बढ़िया। कल वाली क्लास में जो हमने पढ़ा था उसमें कोई डाउट तो नहीं, किसी को कुछ भी पूछना है तो? कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है, दोबारा बताना है कुछ भी, तब तक और स्टूडेंट आ जाएंगे, तब तक डिस्कस कर लेंगे, है ना? करें शुरू फिर नेक्स्ट। चलो देखो, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोडक्ट चेंज। देखो, नेम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्ट में चेंज क्या होगा, है ना? प्रोडक्ट पे चेंज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, प्रोडक्ट में जो चेंज आएगा वो चेंज क्या आएगा, वो हमें पढ़ना है। मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू पी, ठीक है? अब p क्या है? प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। क्लियर? अब देखो, जैसे अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 3 और y जो है वो 4 है, ठीक है? तो प्रोडक्ट क्या आएगा? 12 आएगा, है ना? अगर मैं 3 को इंक्रीज कर दूं, अगर मैं 3 को जैसे इंक्रीज करके 4 बना दूं, 3 को मैंने 4 बना दिया, y को मैंने कांस्टेंट रखा यानी कि 4, तो प्रोडक्ट क्या मिला मुझे? 16। अब एक बात देखो, यहां पे प्रोडक्ट का जो रेशियो आएगा, मतलब किस रेशियो में चेंज हो रहा है, वो रेशियो अगर हम देखें तो 12:16 हो रहा है ना? जब इसको 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3:2 क्या हो रहा है? 4। और x में भी तो चेंज 3:4 ही किया है ना मैंने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी x और y का जो प्रोडक्ट p है, तो अगर मैं x को या y को, किसी भी एक को, दूसरे को कांस्टेंट रखते हैं, एज इट इज रखते हैं, अगर एक को किसी को चेंज करते हैं ना, तो प्रोडक्ट पे वही चेंज आएगा, यानी कि उतना ही इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। मींस देखो, 3 to 4 होने का मतलब 3 पे 1 का इंक्रीमेंट, इट मींस 33.33% इंक्रीज किया मैंने, है ना? ये 3 को 33.33% इंक्रीज किया, तो प्रोडक्ट भी मेरा क्या हो रहा है? 33.33% इंक्रीज हो रहा है। बात क्लियर हुई यहां तक? चलो, अब अगर मान लिया मैं इसको डिक्रीज करता हूं, जैसे कि अगर मान लिया 3 को मैं 2 बना देता हूं, यानी 33.33% डिक्रीज कर देते हैं, 2 कर देते हैं, ठीक है? और y को एज इट इज रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 8। तो अब देखो, ये भी इतना ही डिक्रीज हो रहा है, यानी कि 12:8 होने का मतलब है, 4 पे कैंसिल आउट करेंगे तो 3:2 हो रहा है, वही रेशियो हो रहा है ना डिक्रीमेंट, ठीक है?
इतना क्लियर हुआ कि जब भी हम किसी भी दो वैल्यूज का प्रोडक्ट हमें गिवन है और उन दोनों वैल्यू में कोई भी एक वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो जो इफेक्ट या जो चेंज, जितना परसेंट चेंज हम एक क्वांटिटी में करेंगे उतना ही परसेंट चेंज, वही सेम चेंज जो है वो प्रोडक्ट में बन जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर मैं x को एज इट इज रख लेता हूं, y को चेंज करता हूं तो भी वही होगा, है ना। लेकिन क्या हो अगर दोनों को ही चेंज कर दिया जाए, तो अगर दोनों को ही चेंज कर दिया जाए तो फिर क्या होगा, यानी कि इसमें भी मैंने कुछ ना कुछ इंक्रीज या डिक्रीज किया है और y में भी इंक्रीज या डिक्रीज किया है, दोनों में कुछ ना कुछ। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो इफेक्ट है या दोनों का जो चेंज है, परसेंटेज चेंज है, उसका कंबाइंड चेंज जो है वो प्रोडक्ट पे आ जाएगा। बात क्लियर है ना। ठीक है, तो यही चीज हमने देखनी है कि यहां पे हमने दो चेंज किया है। देखो मैं इसको दोबारा से एग्जांपल से ही बता देता हूं कि क्या दोनों पे अगर हम चेंज करते हैं तो कितना चेंज आता है। देखिए, ठीक है, अब जैसे कि अगर मैं कहूं कि 4 × 5 क्या है 20। ठीक है, मैंने क्या किया, 4 को मैं इंक्रीज कर रहा हूं, 4 को मैं 5 बना रहा हूं। तो देखो यहां पे इंक्रीमेंट कितना है, 4 पे 1 का इंक्रीमेंट किया तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ, ये 25%। मतलब यहां पे मैंने क्या किया है, x को 25% इंक्रीज किया है। समझ रहे हो ना ये चीज, तो ये तो क्लियर है ना। 25% इंक्रीज करने का मतलब 25% का फ्रैक्शन बनेगा 1/4। 1/4 मतलब 4 पे 1 का इंक्रीमेंट करना, इट मींस 25% इंक्रीज। यहां पे 25% इंक्रीज किया। चलिए 5 को मैं डिक्रीज कर देता हूं, यानी इसको 1 का डिक्रीज करेंगे तो यानी मान लेते हैं ये 4 बना देते हैं, या फिर इस पे एक काम करो 2 डिक्रीज कर दो, मान लेते हैं इसको 3 कर देते हैं। 2 डिक्रीज करने का मतलब ये है कि 5 पे अगर 2 का डिक्रीमेंट किया तो कितना परसेंट आ जाएगा, यहाँ पे 40%। 40% हमने क्या किया, इसको डिक्रीज किया है, तो यहाँ पे 40% डिक्रीज किया गया है। ठीक है, तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे यानी पे दो जो प्रोडक्ट है, इनका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, इसका प्रोडक्ट 15 बन जाएगा। तो प्रोडक्ट पे देखो क्या चेंज आया, प्रोडक्ट जो है हमारा 20 से 15 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 पे 5 का डिक्रीमेंट हो रहा है ना। 20 पे 5 का डिक्रीमेंट हुआ है तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 25% डिक्रीज हो रहा है, यही मतलब बना इसका। अब ये जो डिक्रीमेंट आया ना, प्रोडक्ट पे जो डिक्रीमेंट आया, इसको हम और तरीके से भी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि इस तरीके से हम कैलकुलेट करें कि आपको ये दो दे रखे हैं, आप क्या करोगे, पहले 25% x को हमने क्या किया, इंक्रीज किया है, तो 25% का हम फ्रैक्शन बनाएंगे, यानी 25% फ्रैक्शन होता है आपका 1/4। 4 पे 1 का डिक्रीमेंट, यानी कि कोई क्वांटिटी पहले 4 है, 4 का पे सॉरी इंक्रीमेंट है, 4 पे 1 का इंक्रीमेंट 5 बन जाएगी। ठीक है, इस तरह से हमने x को 4 एज्यूम किया, कंसीडर किया। ठीक है, तो जो x है सेकंड चेंज होने के बाद ये 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे दोबारा, अगर आपको दे रखा है कि y को 40% डिक्रीज किया जा रहा है तो 40% का फ्रैक्शन बनाएंगे तो क्या बनेगा 2/5, यानी 2/5 डिक्रीज करने का मतलब ये 5 पे 2 का डिक्रीमेंट किया जा रहा है, तो y को हम कंसीडर करेंगे 5 और उसको चेंज करेंगे 3 आ जाएगा। फिर ये प्रोडक्ट लिखेंगे 20 और ये प्रोडक्ट लिखेंगे 15, तो दोनों का चेंज हम कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया 25%। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये कि अगर हम देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद होगा आपको, है ना। सो इस फॉर्मूला से भी हम दोनों जो चेंज है हमारे, दोनों जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट है, ये दोनों को ऐड कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, एक्चुअल में यहां पे भी क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, सक्सेसिव चेंज हो रहा है। तो वो सक्सेसिव चेंज जिस तरीके से वर्क करता है वही यहां पे भी वर्क करेगा। ठीक है, अब इसको ऐड करके देखो, देखो पहला क्या है 25% इंक्रीमेंट है तो +25 लिखेंगे, दूसरा क्या है 40% डिक्रीज तो -40 लिखेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, 25 × 40 डिवाइड बाई 100, तो यहां पे क्या मिल जाएगा, यहां से मिलेगा हमें -15। ठीक है, जब 25 × 40 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 1000 डिवाइड बाई 100 यानी कि -10, तो ओवरऑल -25 आ गया ना हमारा, सेम वही रिजल्ट। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है। ठीक, एक बार और दोबारा रिवाइज करवा देता हूं। देखो क्या दे रखा है, अगर मान लिया हम कर रहे हैं प्रोडक्ट चेंज, यानी कि x और y का प्रोडक्ट जो है वो p है। ठीक है,
अगर आपको ये दे रखा है कि x में 25% इंक्रीज किया जा रहा है, y में 40% डिक्रीज किया जा रहा है, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन p? p इज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y। ठीक है, सो ये प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, यहां पे इन दोनों का जो इफेक्ट है या दोनों का जो चेंज है, उन दोनों चेंज को कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो इफेक्टिव जो चेंज आएगा वो किसका हो जाएगा, प्रोडक्ट का चेंज आ जाएगा, और वो इफेक्टिव चेंज जो है हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली हमने क्या किया, बस इसको ऐड किया है। ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब क्या कि यहां पे देखिए ये जो रिलेशन होती है ना, ये बहुत सारी जगह ऐसी रिलेशन मिलती है आपको। कहां पे, जैसे कि एरिया की बात करें हम, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एक तरह से लेंथ एंड ब्रेथ का क्या होगा, प्रोडक्ट मिलेगा हमें एरिया। दूसरा अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की, तो एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर होता है ना, प्राइस इंटू क्वांटिटी। तो इस तरह के बहुत सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे जहां पे ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज हो रहा है, जहां पे कि दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करके थर्ड क्वांटिटी हमें मिल रही है। ठीक है, तो वहां पे ये फॉर्मूला ये जो कंसेप्ट है यूज करेंगे हम, कि अगर उनमें से किसी भी एक या दूसरी क्वांटिटी को, दोनों को अगर चेंज किया जाता है तो प्रोडक्ट पे क्या चेंज पड़ेगा, मिलेगा हमें। ठीक है, इसको लिख लिया, लिख लो एक बार इसको। आपको दिख रहा है क्या, इधर बता दूं, ये थोड़ा दिख रहा है। हो गया। अब जैसे कि आपको गिवन है x इंटू वाई इज इक्वल टू पी, देन आप बताइए मुझे, इफ x इज इंक्रीज्ड बाई 10% एंड y इज इंक्रीज्ड बाई 15%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन p? बताओ। x को 10% इंक्रीज किया गया, y को 15% इंक्रीज किया गया, तो p पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, p पे क्या चेंज होगा, 20, ठीक है, 26.5 क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, क्योंकि दोनों ही इंक्रीज है तो ऑब्वियसली इंक्रीज ही आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो हो गया ना, ये सिंपली आपने वही फॉर्मूला यूज करना है, इक्विवेलेंट इफेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, सो यही फॉर्मूला यूज करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि +10 +15, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस पॉजिटिव ही आएगा, 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 100। सो यहां से हमें मिलेगा 25। ठीक है, और यहां से मिलेगा 150/100 मतलब 1.5। सो ओवरऑल क्या आ जाएगा, +26.5। इट मीन्स 26.5% इंक्रीज होगा प्रोडक्ट जो है हमारा। ठीक है, चलिए अब बताइए, अगर x इंटू वाई इजिकल टू पी है, तो x को अगर 8% इंक्रीज किया जा रहा है एंड y को 12% डिक्रीज किया जा रहा है, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन p? ध्यान से करो, गलती की है कहीं ना कहीं। ऐड होगा, दोनों नेगेटिव आएंगे। ठीक,
डन हो गया सबका। सिंपल, बस यही फॉर्मूला यूज करना हमने। क्या आएगा देखो इसका, +8 और ये डिक्रीज है तो -12, ठीक है। उसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। सो -8 × 12, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो यहाँ से हमें मिलेगा -4, ठीक है। और यहाँ से -96/100 यानी 0.96। तो ये दोनों ही नेगेटिव, इट मीन्स ऐड हो जाएंगे, -4.96%। मीन्स प्रोडक्ट विल बी डिक्रीज्ड बाई 4.96%, ठीक है। If x is increased by 33 and 1/3% and y is decreased by 25%, इसे कैसे करोगे? ये इंक्रीज है प्लस, ठीक है। 33.3%, 33 and 1/3% इंक्रीज किया जा रहा है एक्स को। क्या चीज नहीं होगा? देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि जहाँ पे इस तरह की परसेंटेज आ जाएगी ना, वहाँ पे फंस जाओगे अगर ये चीज़ ये अप्लाई करोगे तो, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्रैक्शन यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट आप ऐड नहीं कर सकते हो। तो जैसे इससे पहले जो मैंने परसेंटेज दिया था वो सिंपल इंटीजर्स में थे, और इंटीजर्स को ऐड, मल्टीप्लाई, माइनस, सब्ट्रैक्ट करना बड़ा ईजी होता है हमारे लिए, ठीक है। लेकिन जब फ्रैक्शन आ जाए ना, इस तरह के फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन आ जाए, डेसिमल में नंबर्स आ जाए, तो उनको ऐड, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे आप फ्रैक्शन यूज करोगे तो बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे? देखो जैसे कि 33 एंड 1/3%, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/3, और इसका फ्रैक्शन 1/4। ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, ये चीज क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, देखो मतलब 33 एंड 1/3% इंक्रीज होने का मतलब ये है कि 1/3 से इंक्रीज हो रहा है। 1/3 से इंक्रीज होने का मतलब 3 पे 1 का इंक्रीमेंट, यही समझाया था मैंने लास्ट क्लास में। 3 पे 1 का इंक्रीमेंट, इट मींस अगर x पहले 3 है तो अब वो इंक्रीज होके 1 का इंक्रीमेंट होके अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से 25% डिक्रीज हो रहा है, मींस 1/4 डिक्रीज होने का मतलब 4 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं पहले y को 4 ले लेता हूं और फिर वो डिक्रीज होके 1 कितना बन रहा है? 3 बन रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना। तो पहले प्रोडक्ट क्या है? 3 × 4 12, और अब प्रोडक्ट क्या है? 3 × 4 12। सो प्रोडक्ट जो है वो सेम रह रहा है, इट मींस 0% चेंज, नो चेंज। मतलब अगर यहां पे प्रोडक्ट को मैं 33 एंड 1/3% इंक्रीज कर देता हूं x को, और y को 25% डिक्रीज कर देता हूं, तो प्रोडक्ट हमारा सेम रहेगा, नो चेंज। बिल्कुल कर सकते हैं, बट वहां पे कैलकुलेशन फिर बढ़ जाएगी। कर सकते हैं, जैसे अगर मान लिया आप x को 100 ले लो, ठीक है, y को भी 100 ले लो, ये चीज कर सकते हो। बट यहां पे क्या आ जाएगा? 10,000, ठीक है। अब इसे क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। इसे डिक्रीज कर रहे हैं, कितना? 25%, 75। यहां पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर वो कैलकुलेशन बढ़ेगी। आपको सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में 3 है, 3 से 75 कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक बार तो 3 को 133 से मल्टीप्लाई +1 करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 3, फिर उसके बाद ये प्रोडक्ट देखना पड़ेगा। आएगा आपका वही, यहाँ पे 10,000 आ रहा है तो यहाँ पे भी 10,000 ही आएगा। सो मीन्स यहाँ पे अगर सेम आ जाए प्रोडक्ट तो इट मीन्स क्या होगा? 0% चेंज, नो चेंज, ठीक है, या नो इफेक्ट। क्लियर
और अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाए, जैसे मान लीजिए ये 12 आ गया, ये 15 आ गया, तो आप क्या करोगे, यानी 12 to 15 हो रहा है, इट मीन्स 12 पे 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे कि 12 पे 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करके यहाँ पे कैलकुलेट कर देंगे, जैसे ये 4 और ये 25, यानी कि 25% इंक्रीज हो रहा है। फिर हम ऐसा लिखेंगे, वो चेंज हम निकाल लेंगे, यानी प्रोडक्ट में क्या चेंज आ रहा है वही चेंज सिर्फ परसेंटेज में कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, चलो एक दो और बताओ। जैसे अगर आपको दे रखा है एक्स को जो है 14.28% से इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, एंड वाई इज 16.66% से डिक्रीज किया जा रहा है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन प्रोडक्ट, बताइए। x is increased by 14.28% and y is decreased by 16.66%. फ्रैक्शन का यूज कीजिए, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा ये। फोर 4.7% डिक्रीज। चलो देखते हैं बाकी का आया कोई आंसर। हुआ क्या है, 4.7 आ रहा है। चलो देखते हैं, देखो ये क्या फ्रैक्शन बनेगा इसका, 1/7, और 1/7 से इंक्रीज हो रहा है। सो इट मीन्स 7 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। इट मीन्स पहले अगर x था तो वो इंक्रीज होके कितना हो गया, अब 8 हो गया। ठीक है, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/6, यानी 6 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है यहाँ पे। सो पहले अगर y 6 था तो अब डिक्रीज होके कितना हो जाएगा, 5। यही होगा। प्रोडक्ट पहले क्या था, 42, अब प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 40। मींस 42 पे 40 का 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। देखो प्रोडक्ट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, 42 से 40 हो रहा है, इट मींस 2 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब ये जो 2 का डिक्रीमेंट आ रहा है इसका परसेंटेज किस पे होगा, प्रीवियस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है ना हमेशा, है ना। कोई चीज कोई भी वैल्यू जो है 42 से 40 हो रही है, इट मींस 42 पे 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है। सो इसका कैलकुलेट कर दो, 2 का डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो 42 पे हो रहा है, कितना परसेंट, मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4.7 आ रहा है क्या, इतना ही आ रहा है बस। ये क्या आ जाएगा, डिक्रीमेंट, यानी 4.7% डिक्रीज। ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर बस। अब एक चीज और देखिए इसमें, देखो अब यहां पे अगर मान लिया ये 42 से 40 चेंज हो रहा है, ठीक है, तो ये एक रेशियो है। अब रेशियो को हम 2 से कैंसिल आउट करके 21 से 20 कर सकते हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। तो मतलब जो इफेक्ट यहां पे आएगा, मतलब 42 से 40 होने का मतलब 2 का डिक्रीमेंट हो रहा है 42 पे, तो यानी कि ये 1/21 इंटू 100 ये परसेंटेज बन रहा है। यहां पे भी तो वही बनेगा ना, 21 पे कितने डिक्रीज हो रहा है, 1, तो कितना परसेंट होगा, मल्टीप्लाई बाय 100, यही आएगा ना आंसर, तो 4.7% यही आएगा। तो क्यों ना हम ये चीज जो है, यानी कि जो ये 2 कॉमन फैक्टर है इन दोनों में, वो हम पहले ही कैंसिल आउट कर देते हैं, और वो यहां पे नहीं बल्कि यहीं पे कैंसिल आउट कर देते हैं। मतलब कहने का ये है कि यहां पे देखो,
अगर मान लिया मैं ये कहूं आपको कि इधर प्रोडक्ट करने से पहले हमें अगर इन मल्टीपल इस प्रोडक्ट में और इस प्रोडक्ट में अगर कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो वो कॉमन हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 और 8 में 2 कॉमन आ रहा है, ये 3 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। ठीक है, सो 3 इंटू 7 21, 5 इंटू 4 20, तो यहाँ पे हम डिक्रीज देख लेंगे कि 21 पर 1 का डिक्रीज हो रहा है, तो इट मीन्स कितना परसेंट आ जाएगा, ये 4.7% डिक्रीज ये चीज। अब ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो कैलकुलेशन हमारी छोटी हो जाएगी और भी ज्यादा। अभी तो ये चलो ठीक है, सिंपल सा था, यहाँ पे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन आगे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जहां पे आप ये चीज कैंसिल आउट करोगे तो कई बार क्या होता है कि जब हम वॉल्यूम पे क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि वॉल्यूम का पता है ना, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है। तो अगर यहाँ पे 3 क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होगी, नंबर थोड़े बड़े आगे, तो उसमें मल्टीप्लीकेशन काफी बड़ी हो जाएगी दोनों जगह, और फिर वहां पे कैलकुलेशन बढ़ेगी आपकी। तो आप क्या करोगे, वहां पे अगर कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर और नीचे वाली दोनों प्रोडक्ट में कुछ कैंसिल आउट होके अगर वैल्यू छोटी बन रही है ना, तो और ज्यादा इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो वहां पे कैंसिल आउट हम करेंगे। ठीक है, तो ये चीज आप बीच में ही कर लेना, यानी कि यहाँ पे जब चेंज डाल रहे हो आप ये चीज, तो अगर यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है तो उसको वहीं पे कैंसिल आउट कर दो, ताकि वैल्यू छोटी हो जाएगी और कैलकुलेशन आपकी कम होगी। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन करें इस पे। देखो अभी तक मैंने बताया कि प्रोडक्ट पे चेंज कैसे होगा, किस तरीके से हम इनको कंबाइन कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आपको परसेंटेज गिवन है इंटीजर में, तो आप ये फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट ऐड कर दो, वहां पे फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फ्रैक्शन तभी बनाना जब आपके सामने इस तरह की परसेंटेज मिल जाए, यानी कि फ्रैक्शन में ही परसेंटेज मिल जाए। ठीक है, अदरवाइज तो ये ज्यादा इजी है, ऐड करना जल्दी जल्दी ऐड हो जाएगा ये। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा। चलो ये बताओ फिर फटाफट जल्दी से। Length of a rectangle is increased by 15% and its width is increased by 15%. What is the effect on its area? जल्दी से बताइए। कितना? 30, 52, 52 कैसे आएगा? 32 आएगा ना, 15 है, 25 नहीं है, 15 प्लस 15, दोनों ही इंक्रीमेंट है ना। सिंपल है, देखो जो फॉर्मूला मैंने बताया था E इजिकल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, वहां पे सिंपल हमने ऐड ही तो करना है इसको। 15 दोनों इंक्रीमेंट है तो दोनों पॉजिटिव है, 15 प्लस 15 इंटू 15 बाई 100। वर्बली भी बता सकते हो आप, 15 प्लस 15 30 एंड 15 इंटू 15 225 बाई 100 करेंगे, 2.25 वहां से आ जाएगा। ठीक है, हो गया बस। तो देखो यहाँ पे इफेक्टिव यानी कि एरिया की बात करें, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, तो यहाँ लेंथ जो है वो 15% इंक्रीज की जा रही है, इसी तरह से ब्रेथ को भी 15% इंक्रीज किया जा रहा है, तो दोनों ही पॉजिटिव और दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो डायरेक्ट आप वो फॉर्मूला यूज करोगे E इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, तो यहाँ पे 15 पॉजिटिव है, तो यानी कि दोनों इंक्रीमेंट है, दोनों को पॉजिटिव लेंगे। 15 प्लस 15 दोनों मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव आएगा, 15 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, तो यहां से हमें 30 मिल जाएगा, 30 प्लस ये 225 बाई 100, 2.525 यहां से मिल जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, और ये पॉजिटिव है, इट मींस एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा ना। नेक्स्ट करें, बताओ ये। If the price of rice is increased by 8% and the consumption of rice is decreased by 5%, what is the effect on expenditure on rice? टू पॉइंट सिक्स, क्या इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। हो गया ना सबका। देखो एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यही फॉर्मूला होता है ना। जैसे अगर मान लिया आपके घर में
मंथली 30 kg राइस का कंजप्शन होता है, ठीक है, और राइस का अगर प्राइस कहूँ मैं कि 50 रुपये पर kg है, तो आपके घर में एक्सपेंडिचर कितना होता है राइस पे मंथली? तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे ना, 30 kg राइस पर रेट जो है यानी कि प्राइस जो है वो 50 रुपये पर kg, तो क्वांटिटी और प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा, ठीक है, यही होता है। तो ये रिलेशन आप, और आपको पता है कि यहाँ पे क्या दे रखा है, आप देखो, सो प्राइस जो है वो 8% इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और क्वांटिटी जो है वो 5% डिक्रीज हो रही है। तो दोनों इंटीजर वैल्यू है, तो डायरेक्ट वही इफेक्टिव जो चेंज आएगा उसका फॉर्मूला यूज करेंगे, +8 -5, क्योंकि ये डिक्रीज है। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव आ जाएगा, 8 × 5 डिवाइड बाई 100, ठीक है। सो ये मिल जाएगा हमें क्या, +3, और यहां से -0.4, तो क्या मिलेगा, +2.6। तो एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज्ड बाई 2.6%, ठीक है, क्लियर ना, हो जाएंगे, बताइए। द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाई 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया? क्या एरिया? 20% क्यों होगा? ठीक है, पाई कांस्टेंट है। बट एरिया तो πr² होता है ना। क्या होना चाहिए, आएगा किसी का आंसर? 21%, और किसी का कोई आंसर? अच्छा ये बताइए, अगर डायमीटर 20% इंक्रीज करेंगे तो रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, मतलब रेडियस कितना % इंक्रीज होगा? सॉरी, 4 टाइम्स, क्यों? रेडियस, क्या डायमीटर का रेडियस 4 टाइम्स होता है? हाफ होता है, अच्छा, तो उसके इसमें मतलब इंक्रीमेंट 4 टाइम होगा, ऐसा क्यों? और कोई बताएगा? क्वेश्चन ये है कि इफ डायमीटर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेडियस? अगर डायमीटर हम किसी भी, देखो कि कोई सर्कल है, डायमीटर क्या होता है, एक एंड से दूसरे एंड तक टोटल, यानी कि रेडियस का ट्वाइस। तो डायमीटर को अगर मैं 20% इंक्रीज कर दूंगा तो जो रेडियस है वो कितना इंक्रीज होगी? देखो, जैसे कि एक सर्कल है, ठीक है, ये इसका डायमीटर है। अगर मैं कहूं कि डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो रेडियस बताओ क्या होगी? रेडियस क्या होगी? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अगर मान लिया मैं डायमीटर को चेंज कर रहा हूं, 20% इंक्रीज कर रहा हूं, इसका 20% कितना आएगा? 8 इंक्रीज करेंगे, कितना हो जाएगा डायमीटर? 48 सेंटीमीटर। अब अगर डायमीटर 48 सेंटीमीटर तो रेडियस कितना होगा? इसका हाफ होगा, 24, यानी कि रेडियस आपका 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। जब डायमीटर को 20% इंक्रीज किया है तो रेडियस आपका 20 to 24 हो रहा है। तो बताइए कितना इंक्रीमेंट हुआ यहाँ पे? 4 का इंक्रीमेंट हुआ, किस पे हुआ?
20 पे कितना परसेंट हुआ? डायमीटर को जितना चेंज करेंगे उतना ही, परसेंटेज में कह रहे हैं, देखो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो आधा हो रहा है, देखो यहाँ पे 8 का इंक्रीमेंट हो रहा है, 8 सेंटीमीटर का, लेकिन यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा है, आधा हो रहा है मानते हैं, लेकिन जब परसेंटेज है ना, वो रेशियो जो है ना वो तो सेम ही रहेगा ना, मतलब 40 टू 48 होना या इसका हाफ कर देंगे 20 टू 24 होना, रेशियो तो वही है ना। यहां पे रेशियो क्या है, अगर मैं यहां पे 8 पे कैंसिल आउट करूं तो 5 टू 6 हो रहा है, यहां पे भी तो 4 पे कैंसिल आउट करने के 5 टू 6 हो रहा है, परसेंटेज चेंज तो सेम रहेगा ना, 20% इंक्रीमेंट डायमीटर, तो 20% इंक्रीमेंट ये। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो यहां पे अगर डायमीटर की बात करें तो वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 तो हमारा कांस्टेंट है ना, 2 तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसका मतलब ये डायमीटर और रेडियस जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं है किसी का, जैसे 2 का प्रोडक्ट हो ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज कांस्टेंट है। देखो अगर डायमीटर को जितना परसेंट इंक्रीज करूंगा रेडियस उतना ही परसेंट इंक्रीज होगा, ठीक है, परसेंटेज चेंज जो है वो सेम रहेगा डायमीटर और रेडियस का, ये चीज क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे डायमीटर 20% इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस भी क्या होगा आपका 20% इंक्रीज होगा, ठीक है। अब आ जाइए देखिए इफेक्ट पे, एरिया का इफेक्ट क्या होगा, ध्यान देखिए, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, मैं आर को आर स्क्वायर को आर इंटू आर लिख देता हूं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एरिया पे इफेक्ट जानना है कि क्या होगा जब रेडियस आपका 20% इंक्रीज हो रहा है और ये रेडियस भी आपका 20% इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों ही तो रेडियस है ना, रेडियस 20% इंक्रीज हो रहा है, 2 बार इंक्रीमेंट हुआ ना ये, तो इसका मतलब क्या हो, देखो पाई आपका कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, पाई पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो रेडियस 20% 2 टाइम्स, यानी इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट एरिया पे आएगा ना, और कंबाइंड क्या आएगा 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20/100, कितना हो जाएगा 44%, तो आपका आंसर जो आएगा वो 44% आएगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, देखो 20%, आप ये मान लो कि रेडियस पहले 100 है, 100 इंटू पाई, ये मान लीजिए, सो एरिया कितना हो जाएगा 10,000 पाई, ठीक है। इसी तरह से जब रेडियस क्या होगी यहां पे इंक्रीज हो रही है 20%, तो 120 इंटू 120, और ये पाई एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 144,000 और ये पाई। अब मैंने आपको बताया था कि अगर कुछ चीज कांस्टेंट होती है तो कैंसिल आउट कर दो, जैसे पाई जो कांस्टेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहां पे भी पाई नहीं रहेगा, ठीक है। मतलब 10,000 टू 14,400, इसमें देखो 44% का इंक्रीमेंट आ रहा है, कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा, ये चीज समझ में आ गई। यानी कि कोई चीज अगर कांस्टेंट है तो वो एज इट इज दोनों में ही प्रोडक्ट में रहेगी, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट जो चीज होगी उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चेंज नहीं होगा उसमें कोई भी, ठीक है। तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि यहां पे 20% रेडियस इंक्रीज हो रही है, 20% रेडियस इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स 20% दो कंबाइंड इफेक्ट हुए हैं, जो कंबाइंड चेंज होगा वही एरिया का चेंज आएगा, ठीक है। क्लियर ना ये चीज, किसी को कोई डाउट तो नहीं, आप कर लोगे। नेक्स्ट करें, ये बताओ, अब ये क्यूबोइड का है, अब क्यूबोइड का फॉर्मूला पता है ना आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बताओ फिर, करो इसको सॉल्व।
8 एंड 1/3% का फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/12, पता है ना। अगर कई बार ना बनाना है तो इसको सिंप्लीफाई कर लिया करो। जैसे 8 एंड 1/3 है तो इसको पहले क्या करेंगे, 8 इंटू 3 24 एंड 1 25/3%। परसेंट का मतलब क्या होता है? डिवाइड बाई 100। ठीक है, जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 4 पे कैंसिल आउट होगा, यानी कि 1/12 हो गया ये। ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो बाई चांस अगर आपको याद ना हो तो। एटीन, देखते हैं, करें सॉल्व। और किसी का कोई आंसर आया? 52.22% हो सकता है। चलो देखते हैं, और किसी का कोई करें सॉल्व। देखो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज्ड बाई 20%। लेंथ को 20% इंक्रीज किया जा रहा है, फ्रैक्शन क्या बनेगा 20% का? 1/5, है ना, 1/5। सो 1/5 से इंक्रीज होने का मतलब यह है कि 5 पे 1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, सो पहले अगर लेंथ 5 थी तो अब 1 का इंक्रीमेंट होके कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो लिखेंगे हम लेंथ के लिए। ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 11 एंड 1/9%, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/9। तो 9 पे 1 का इंक्रीमेंट है। सो पहले ब्रेथ अगर 9 थी तो अब इंक्रीज होगी, कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबॉइड जो विड्थ ऑफ सॉरी हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज डिक्रीज्ड बाय 8 एंड 1/3%, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/12। ये डिक्रीज हो रहा है, यानी 12 पे 1 का डिक्रीमेंट, मतलब पहले अगर हाइट 12 थी तो 1 का डिक्रीज होके अब कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगी हाइट। ठीक है, ये आपकी पहले इनिशियल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट थी, तो इनका वॉल्यूम जो है, इनका प्रोडक्ट वॉल्यूम आ जाएगा। इसी तरह से ये फाइनल आपकी लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है, ये इनका वॉल्यूम। बट इनको मल्टीप्लाई करने से पहले ये देख लीजिए अगर इनमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो वो कैंसिल आउट कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 से ये 10 जो है वो 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है, 3 पे कैंसिल आउट हो रहा है ये 3 और ये 2, 2 इंटू 2 4 से ये 12 कैंसिल आउट हो रहा है 3, उस और तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अब देखो वैसे अगर मल्टीप्लाई करते तो ये प्रोडक्ट कितनी सारी बड़ी बन जाती, वहां पे कैलकुलेशन बढ़ती, तो आप कैंसिल आउट कर दो। इस प्रोडक्ट में कुछ भी अगर कॉमन फैक्टर है तो उसे निकाल दीजिए। सो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 9 वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम 9 हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? 11। सो कहने का मतलब ये है कि वॉल्यूम पहले अगर 9 था तो अब वॉल्यूम चेंज होके कितना हो गया? 11 हो गया। सो इफेक्ट क्या हुआ? इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे 2 यूनिट। ठीक है, ये जो 2 यूनिट इंक्रीज हुआ है वो 9 पे हुआ है, 9 पे 2 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो कितना परसेंट आ जाएगा? तो आपको यहां पे भी मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए कि 2/9 का परसेंटेज क्या होता है। 1/9 का क्या होता है? 11 एंड 1/9%। तो 2/9 का क्या हो जाएगा? 22 एंड 2/9%, या 22.22%। ठीक है, आंसर आ जाएगा। मुश्किल तो कुछ नहीं था ना इसमें, कैलकुलेशन भी नहीं है इतनी ज्यादा। ठीक है, बस ये है कि यहाँ पे कैंसिल आउट करना, आपको मेन चीज वही है कि फ्रैक्शन का यूज करना आना चाहिए। अगर आप फ्रैक्शन का यूज कर सकते हो तो बहुत आसान है, अदरवाइज ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन ही इतनी होगी। ठीक है, कर लोगे ना ये चीज?
अच्छा, अगर मान लिया इंटीजर में आ जाए वैल्यू, लेंथ ब्रेथ और हाइट को जैसे चेंज किया जा रहा है 10%, 12%, 15% ऐसा आ जाए, फिर क्या करोगे? बट वहां पे 3 है, वो तो मैंने 2 का ही बताया था कि x+y, दो चेंज का। 3, ये तो 3 क्वांटिटीज में चेंज है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट, 3 क्वांटिटीज है यहाँ पे। नहीं, वो फॉर्मूला नया नहीं बना सकते हो आप। नहीं, आप वैल्यूज तो मुझे समझ में नहीं आ रही, कौन सी वैल्यू क्या ले रहे हो आप, वैसे बता दो कि हम क्या करेंगे वहां पे। नहीं, कॉस्ट प्राइस वाला वो तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस निकालने के लिए होता है। एक्चुअली देखो क्या, मैं बताता हूँ आप, ये लिख लिया, लिखना है किसी ने, कर दो रब इसको। देखो अब जैसे अगर मान लिया मैं ये कहूँ आपको, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपको ऐसा कुछ दे दिया जाए कि लेंथ को 5% इंक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, ब्रेथ को जो है 4% डिक्रीज किया जा रहा है, और हाइट को जो है वो मान लेते हैं कि 10% इंक्रीज किया जा रहा है, ऐसा दे दिया जाए, तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनाओगे तो और ज्यादा वैल्यूज, मतलब फ्रैक्शन देखो, इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/20, तो 20 to 21, ठीक है। इसी तरह से इसका 25 बनेगा तो 25 to 24 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। 1/10, 10 to 11 बनेगा, तो वैल्यूज बड़ी बड़ी बन जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इंटीजर में वैल्यू दे रखी है, तो जैसे देखो मैंने बताया था कि अगर दो चेंज है आपके सामने x और y, तो उनका कंबाइन कर इस फॉर्मूला से किया जा सकता है, उनको कंबाइन इस फॉर्मूला से किया जा सकता है, ये चीज पता है ना आपको। लेकिन 3 का फॉर्मूला नहीं है, 3 का अगर फॉर्मूला हम बनाएंगे भी तो वो बड़ा लेंथी बन जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों बना है वैसे तो मैं बता दूंगा आपको। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम x% इंक्रीज कर रहे हैं, y% इंक्रीज कर रहे हैं, तो जो x% पहले हमने सक्सेसिव हो रहा है ना, पहले हमने कोई भी चीज को x% इंक्रीज कर दिया या जो भी चेंज कर दिया, x% का चेंज आ गया, उसके बाद जब हम y% चेंज करेंगे ना, तो वो जो y% है वो एक आपकी मेन जो वैल्यू है उसमें भी चेंज आएगा, साथ में x पे भी जो x चेंज आया है ना, उस x पे भी सक्सेसिवली चेंज। जैसे कि आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा होगा कि पहले तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है पहले साल, दूसरे साल क्या मिलता है, प्रिंसिपल पे भी मिलता है इंटरेस्ट, और उसके बाद वो जो पहले साल का जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो यहां पे वही चीज हो रही है, मतलब पहले x% इंक्रीज किया, ठीक है, सेकेंड टाइम जब y% इंक्रीज कर रहे हैं ना, एक तो जो हमारी मेन वैल्यू है उस पे y% इंक्रीजमेंट तो आ ही गया, साथ में जो ये x% इंक्रीज हुआ था ना, यानी कि जो इंटरेस्ट बना था एक तरह से, उस पे भी y% का इंक्रीमेंट आएगा, यानी x का भी y प्लस y/100, x का y/100 का मतलब x का y%, तो x का भी y% इंक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। लेकिन 3 के केस में तो क्या हो जाएगा, पहले x% चेंज हुआ, सेकेंड देखो अब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को, मान लिया हमारे पास a है, ठीक है, a को पहले हम x% इंक्रीज कर रहे हैं, फिर a को हम y% इंक्रीज कर रहे हैं, ये दो चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं फॉर्मूला, वैसे इसको कोई जरूरी नहीं है, आपको बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको मैं सिर्फ ये प्रूफ बता रहा हूं कि कैसे हो रहा है, समझ में आ जाए ठीक है, अदरवाइज छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई जरूरी नहीं है, बस ये फॉर्मूला तो याद है ना आपको, ठीक है। बट मैं थोड़ा सा बता रहा हूं कि ये क्यों आया है, ऐसा फॉर्मूला क्यों बना है। देखो पहले हम a में x% इंक्रीज कर रहे हैं, फिर a में सक्सेसिवली y% इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब a पे ओवरऑल इफेक्ट क्या पड़ा ये हमें कैलकुलेट करना है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना, देखो पहले हमने a को x% इंक्रीज किया, तो a में x% तो इंक्रीमेंट आ ही गया है, एक तो इंक्रीमेंट x% हो गया, दूसरा क्या होगा, जब हम a में y% सक्सेसफुली इंक्रीज करेंगे तो y% a का y% इंक्रीज होगा, लेकिन जो ये x% यहां पे इंक्रीज हुआ उसका भी तो y% होगा ना, तो यहां पे क्या हो रहा है, देखो x का y% कैलकुलेट करके इंक्रीमेंट ऐड कर रहे हैं हम साथ में, एक छोटी सी क्वांटिटी। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लिया 10%, 5%, 4% ये है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले 5 को ऐड करें, फिर 4 को, फिर 5 इंटू 4/100 करने का मतलब ये है कि 5 का 4% कैलकुलेट करके फिर उसमें ऐड कर रहे हैं, वो छोटा सा इंक्रीमेंट और हो जाएगा जो कि पिछले इंक्रीमेंट का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है।
तो ये इसलिए फॉर्मूला। अगर 3 का करेंगे ना तो 3 तो बहुत लेंदी हो जाएगा, यानी कि अगर मान लिया यहाँ पे z% इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले क्या करेंगे, x इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, फिर a का y% इंक्रीमेंट ऐड करेंगे, फिर उसके बाद ये जो x इंक्रीज हुआ है इसका y% ऐड करेंगे, फिर आगे z इंक्रीज ऐड करेंगे a का, फिर जो y यहां पे x का और यहां पे दोनों जगह जो x इंक्रीमेंट है उसका फिर z% इंक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे। वो बड़ा लेंदी हो जाएगा, कंफ्यूजिंग भी होगा, कोई जरूरत नहीं है इसको पढ़ने के लिए। बट हम ये कहते हैं कि देखो जब 3 क्वांटिटीज में चेंजेस आ जाए तो उसको कंबाइन कैसे करेंगे, ये फॉर्मूला हम यही यूज कर सकते हैं, इसी फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। बट ये 2 बार यूज होगा। 2 बार मतलब पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन करके जो रिजल्ट आएगा उसके साथ फिर ये फॉर्मूला दोबारा से फिर लगा देंगे, हो गया बस तीनों को कंबाइन। इसी तरह चाहे कितने भी कंबाइन कर सकते हैं। अगर हमें 4 इफेक्ट दे रखे ना तो पहले 2 को कंबाइन कर लो इस फॉर्मूला से, लास्ट वाले दोनों को कंबाइन कर लो, 2 रिजल्ट आ गए, उन दोनों को फिर दोबारा से ये फॉर्मूला लगा के ऐड कर दो, हो जाएगा कंबाइन। कितने भी ऐड कर सकते हो इस तरीके से। तो अब यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को ऐड करते हैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके, ठीक है। तो क्या आएगा इनका इफेक्टिव चेंज, इफेक्टिव जो परसेंटेज चेंज है वो कितना आएगा, हम क्या करेंगे सबसे पहले +5 -4 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 × 4 डिवाइड बाई 100। तो यहां से क्या मिलेगा +1 और यहां से 5 × 4 20/100 यानी 0.2, ठीक है। सो यहां पे मिल जाएगा 0.8% इंक्रीज, 0.8% इंक्रीज। अब इसे और इस 10 को ऐड करेंगे इसी फॉर्मूला से दोबारा, ठीक है। क्या करेंगे, देखो ये क्या है, इंक्रीज है और ये भी इंक्रीज है, तो दोनों पॉजिटिव, यानी +0.8 +10 +0.8 × 10 डिवाइड बाई 100। तो ये क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ पे 10.8 प्लस ये कितना आएगा 8/100 यानी 0.08, ठीक है। ऐड कर दो बस, क्या मिला 10.88% इंक्रीज। सो वॉल्यूम विल इंक्रीज्ड बाई 10.88%। क्लियर है ना, समझ में आ गया सबको, आ गया। तो अगर आपको इसी तरह से इंटीजर में वैल्यू दे रखी है तो ये फॉर्मूला यूज करो, यहां पे फ्रैक्शन यूज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर जैसे ये क्वेश्चन था इसमें क्या है, फ्रैक्शन में परसेंटेज गिवन है तो वहां पे आप फ्रैक्शन का यूज कीजिए, ठीक है। कर लोगे ना ये, कोई डाउट यहां तक, चलिए आगे बढ़े, ये लिख लिया। चलिए ये बताइए, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 33 and 1/3% and its height is decreased by 12.5%. What is the effect on its volume? बताइए। अच्छा वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं पता, चलो। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, ठीक है। पाई आर मीन्स रेडियस, r² h हाइट। फिफ्टी परसेंट आ रहा है, चलो अब याद नहीं है मुझे आंसर इसका, बताते हैं। हाँ, और किसी का कोई आंसर आया, 50% इंक्रीज, इंक्रीज, कोई ना कर लो आराम से।
55। और कोई आंसर हो गया? यही आ रहा है। चलो देखो, ध्यान दीजिए। रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 33 एंड 1/3%। फ्रैक्शन क्या बनेगा? 1/3। हाइट इज डिक्रीज्ड बाय 12.5%, मीन्स 1/8 डिक्रीज। ठीक है, ये इंक्रीज। ठीक है, अब देखो, पाई तो आपका कांस्टेंट है ना। रेडियस जो है वो क्या हो रही है? 3 से 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पहले 3 था तो फिर रेडियस कितना हो जाएगा बाद में? 4 हो रहा है। सो पहले रेडियस 3 था और अब रेडियस जो है वो 4 हो रहा है। पाई मल्टीप्लाई है। ठीक है, उसके बाद हाइट जो है वो 8 से 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। मतलब पहले अगर हाइट 8 था तो अब 1 का डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा? 7। तो फॉर्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर है, इंटू हाइट। यहां पे भी पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो पहले ये वॉल्यूम था, अब ये वॉल्यूम बन रहा है। यही तो है जो कॉमन है। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे देखो 4 इंटू 4 है ना, 2 टाइम्स है, तो एक टाइम 4 जो है इससे कैंसिल आउट होगा, 2 आ जाएगा। और इस 2 से फिर ये 4 कैंसिल आउट होगा तो 2 आ जाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं हो रहा। सो ये क्या बनेगा? 9। ये 2 इंटू 4 7, 14। ठीक है, सो क्या चेंज आ रहा है आपका वॉल्यूम में? 9 टू 14 होने का मतलब है क्या? 9 पे 5 का इंक्रीमेंट आ रहा है। 5 का इंक्रीमेंट किस पे? 9 पे। कितना परसेंट आ जाएगा ये? 55.5%। 55% या 55 एंड 5/9%। हो गया? ठीक है, क्लियर? कोई डाउट है किसी को भी? हो जाएगा सॉल्व ये? ठीक है, लिख लो इसको जल्दी से। लिख लिया? नेक्स्ट देखो। अच्छा, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी। ये देखो, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी नेम से ही पता चल रहा है कि प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए हमारा। तो इसका क्या मतलब है? देखो, जैसे आपको पता है कि मान लेते x इंटू वाई इज इक्वल टू पी है। ठीक है, अब जैसे कोई भी वैल्यू ले लो, जैसे x को हमने 4 ले लिया, y को 5 ले लिया, हमारा प्रोडक्ट क्या आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अगर मान लिया मैं ये कहूं आपको कि मैं इनमें से कोई भी एक को मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, लेकिन हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? दूसरी क्वांटिटी पे। कहने का मतलब ये कि अगर मान लिया मैं x को इंक्रीज करके 5 कर दूं, ठीक है, लेकिन मुझे ये कंडीशन है, गिवन है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी 20 ही रहना चाहिए। तो मुझे ये बताना है कि y पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा ताकि हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहे। मतलब x को तो चेंज किया हुआ है, x को तो 4 से 5 बना दिया गया है, तो y को क्या बनाए हम कि ताकि ये 20 ही रहे? तो y को क्या करना पड़ेगा? 4 बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? मतलब अगर x को 4 से 5 किया जा रहा है चेंज, तो y को 5 to 4 करना पड़ेगा, तभी हमारा प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। एक बात तो ये। अब यहां पे एक मतलब ये हुआ, देखो दूसरी बात ये बोल सकते हैं हम, यहां देखो x इंटू वाई इज इक्वल टू पी है। ठीक है, अगर p को कांस्टेंट रखना है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि x इज इक्वल टू पी बाई वाई, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। अब यहां देखो, p हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इस चीज को समझना, अगर p कांस्टेंट है, p पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए,
तो ये x और y जो है ना वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऐसे लिखते हैं 1/y। इसका मतलब क्या होता है, पता है इसका मतलब क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब? जिसको नहीं पता बता देता हूं कि x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इट मींस x और y एक दूसरे के इनवर्स में चेंज होंगे। मतलब अगर x 5 to 6 हो रहा है तो y को 6 to 5 होना पड़ेगा। x 10 to 11 हो रहा है तो y को 11 to 10 होना पड़ेगा। नहीं, रिवर्स रेशियो में चेंज होंगे ये। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान लिया यहां पे देखिए, मैं यही तो बता रहा था, यहां पे देखो अगर आपको दे दिया कि x को 4 to 5 किया जा रहा है, ठीक है, तो प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो y को क्या चेंज करना पड़ेगा? देखो ये 4 to 5 हो रहा है तो y को 5 to 4 होना पड़ेगा। ये जरूरी है, तभी हमारा प्रोडक्ट ये रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब अगर मान लिया मैं कहूं कि 4 to 2 कर देते हैं x, इसको 4 से 2 कर देते हैं, तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? देखो ये 4 to 2 होने का मतलब आधा हो रहा है। किस रेशियो में चेंज हो रहा है ये? 2 to 1 के रेशियो में, 2 to 1 के रेशियो में चेंज हो रहा है। तो ये 1 to 2 के रेशियो में चेंज होगा। ठीक है, तो यानी कि इसको हमें क्या करना पड़ेगा? 10 करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, तभी तो हमारा 20 कांस्टेंट रहेगा ये प्रोडक्ट। ठीक है, तो यही चीज हमने करनी है। जैसे कि अगर हम एरिया की बात करें, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन कैसे आते हैं आपके सामने? क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि अगर एरिया आपको दे रखा है, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल is increased by 20%, then what should be change in the breadth of the rectangle so that area remain unchanged? एरिया हमारा चेंज ना हो, एरिया हमारा कांस्टेंट रहे, तो हमें ब्रेथ में कितना चेंज करना पड़ेगा? मतलब उससे लेंथ को अगर 20% इंक्रीज किया जा रहा है तो ब्रेथ में कितना डिक्रीज, सिंपल सी बात है डिक्रीज ही होगा, क्योंकि अगर लेंथ को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया इंक्रीज होगा, लेकिन एरिया को हमें क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉम्प्रोमाइज कहां पे करना पड़ेगा? ब्रेथ में, मतलब ब्रेथ को डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी हमारा एरिया होगा। तो यहां पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा, यानी एक अगर इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डेफिनेटली डिक्रीज होगा। पहले वाला अगर डिक्रीज हो रहा है तो दूसरे वाला डेफिनेटली इंक्रीज होगा। ठीक है, और रिवर्स रेशियो में होगा, ये भी बात ध्यान रखना। यानी कोई वैल्यू अगर x जो है वो 4 to 2 हो रहा है तो यानी कि y जो है वो 2 to 4 होगा। मतलब 2 to 4, 2 to 4 होने का मतलब, 2 to 4 होने का मतलब डबल हो रहा है। तो देखो यहाँ पे डबल ही हो रहा है ना, रेशियो हमें देखना है, रेशियो। ठीक है, यहाँ 4 to 2 होने का मतलब क्या है? रेशियो क्या बनेगा? 4 to 2 का रेशियो क्या बनेगा? 2:1 बनेगा। ठीक है, तो ये 1:2 के रेशियो में चेंज होगा। देखो 1:2 का ही रेशियो तो बन रहा है यहाँ पे, है ना? ये बात ध्यान रखना, बस ये चीज करनी है। दूसरा, और क्या मेथड यूज कर सकते हो आप? ये भी मेथड यूज कर सकते हो कि जैसे मान लिया आपको ये दे रखा है, फॉर एग्जांपल अगर आपको ये दे दिया यहाँ पे कि x जो है वो 33 and 1/3% इंक्रीज किया जा रहा है और प्रोडक्ट जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। और आपसे पूछा गया कि y में क्या चेंज करें ताकि प्रोडक्ट आपका कांस्टेंट रहे, तो आप ऐसा करोगे। एक तो ये तरीका है इसका कि डायरेक्ट इसका ये कर लो, फ्रैक्शन बनाओ 1/3। मतलब आपको पता है जो x है ना वो चेंज कैसे होगा? 3 to 4 होगा, 3 to 4 के रेशियो में इंक्रीज होगा x, 3 पे 1 का इंक्रीमेंट। तो y डेफिनेटली क्या होगा? 4 to 3 होगा। ठीक है, और यहां पे चेंज निकाल दीजिए, 4 to 3 होने का मतलब 4 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना परसेंट आ जाएगा? यानी कि 25% डिक्रीज होगा, 25% डिक्रीज होगा। सो y शुड बी डिक्रीज बाई 25% सो दैट प्रोडक्ट P रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये चीज। जैसे कि ये देखो, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज्ड बाई 20%, by what percent must the consumption of sugar reduce to keep expenditure unchanged? यानी कि प्राइस जो है वो 20% इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, कंजप्शन को कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन अनचेंज्ड, यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहे, आपका चेंज ना हो। क्या होगा? हम्म 16 and 2 by रिवर्स होगा ना,
हम्म। देखो सिंपल है, देखो ध्यान दो, एक्सपेंडिचर क्या होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन या फिर क्वांटिटी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो यहां पे देखो ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना, तो इसको ऐसे लिख लो, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर डिवाइड बाई कंजप्शन, ठीक है। सो एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो यहां पे देखिए ध्यान दीजिए कि ये प्राइस और कंजप्शन जो है ना, उनका रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो कंजप्शन डिक्रीज करना पड़ेगा, प्राइस घटेगा तो कंजप्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। और रिवर्स ऑर्डर में होगा सेम, वो जो आपका रेशियो है वो उनकी वैल्यू सेम रहेगी, बस रिवर्स हो जाएंगे वो, ठीक है। सो यहां पे देखिए क्या दे रखा है, जो प्राइस है वो आपका 20% इंक्रीज हो रहा है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो इसका फ्रैक्शन बनेगा 1/5। मतलब जो प्राइस है वो 5 से इंक्रीज होके 6 हो रहा है, तो क्वांटिटी क्या होगी, यानी कि कंजप्शन क्या होगी, इसका रिवर्स रेशियो लिख दो, यानी 6:5 होगी, डिक्रीज करना पड़ेगा तभी तो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट कैसे रहेगा, देखो प्राइस पहले अगर 5 था, प्राइस पहले 5 था, तो अब कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। क्वांटिटी पहले 6 थी, तो अब क्वांटिटी कितनी हो रही है, 5 हो रही है। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, पहले एक्सपेंडिचर कितना था 30, अब भी एक्सपेंडिचर कितना है 30, देखो कांस्टेंट रह रहा है ना दोनों केस में। रिवर्स होगा तभी तो कांस्टेंट रहेगा ना, अगर कोई 5 to 6 हो रही है, उधर 6 to 5 कर दो, 5 और 6 ही तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों जगह, ठीक है। बस वो रिवर्स होगा तभी कांस्टेंट रहेगा एक्सपेंडिचर। तो यहां पे बस परसेंटेज चेक करना आपने कि क्वांटिटी जब 6 to 5 हो रही है, तो इट मीन कितना चेंज आया, 6 पे 1 का डिक्रीमेंट हुआ है, तो कितना परसेंट आ जाएगा ये, 16 and 2/3%, या यूं कह लीजिए 16.66% डिक्रीज, डिक्रीज होगा। और ये तो लिखा ही है कि रिड्यूस करना पड़ेगा, क्वांटिटी को रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर सबको, कोई डाउट तो नहीं इसमें, कर लोगे। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आप लोगों को इन क्वेश्चंस की, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पे समझ में आ रहे हैं, आपको इजी लग रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन देखोगे अगर थोड़ा सा चेंज आ गया तो वो फंस जाओगे कि ये नहीं हो पा रही है। बट उसका रीजन पता है क्या है, उसका रीजन ये नहीं है कि आप मतलब आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही, उसका रीजन ये है कि आपकी प्रैक्टिस नहीं है। मैथ्स इज ऑल ओवर प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा आपको। जितना ज्यादा इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा और गहराई से कंसेप्ट समझ में आएंगे। और अगर कुछ चेंज आ गया क्वेश्चन में, कहीं पे थोड़ा बहुत चेंज आ गया, तो उस चीज को समझ पाओगे आप। लेकिन अगर आप सोचते हो कि हाँ क्लास में हमें समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, घर जाके अगर आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, क्वेश्चंस को नहीं दोबारा करोगे, तो वो चीजें फिर आगे थोड़ा सा भी चेंज कर दिया क्वेश्चन में, देखो ऐसा तो है नहीं कि मतलब मुझे पता है कि यूपीएससी वाले कौन सा क्वेश्चन डालेंगे तो मैं सारे वहीं पे यहीं पे करवा देता, आपको फालतू चीजें कुछ पढ़ाता ही नहीं, ठीक है। तो ये तो किसी को भी नहीं पता कि क्या क्वेश्चन डाल देंगे वो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट पेपर में। बट ये है कि हम ये कर सकते हैं कि हाँ आएगा इन्हीं जैसा कुछ ना कुछ, यही कंसेप्ट यूज होंगे हमारे। तो इन कंसेप्ट को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतने ज्यादा ये कंसेप्ट क्लियर होंगे आपके, फिर आपको क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें ये चीज करना है, इस तरीके से इस पे क्या मेथड यूज करना है, क्या अप्रोच हमारी यूज करेंगे इसमें, ताकि ये सोल्व हो जाए, ये सब चीजें पता चल जाती है। लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस के बिना बगैर आता ही नहीं है, चाहे कितना ही बार भी उसको समझ लो, बार बार समझ लो, लेकिन खुद जब तक नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा वो, ठीक है। चलो इसको करो फिर सॉल्व। हम्म, कितना है, 8.5, 10%।
हो गया। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाई 9 एंड 1/11%। देखिए लेंथ को 9 एंड 1/11% से डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। बाई वट परसेंट शुड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज सो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो लेंथ को अगर कांस्टेंट रखा जा रहा है, लेंथ और ब्रेथ जो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है ना, वो एक दूसरे का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सो लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ को 9 एंड 1/11% से क्या किया जा रहा है, डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/11 से डिक्रीज करने का मतलब 11 to 10 हो रहा है। लेंथ जो है 11 पे 1 का डिक्रीमेंट 11 to 10 हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, ब्रेथ जो है वो क्या होगा, 10 to 11 होगा, मतलब 10 to 11 में चेंज होगा। अब 10 to 11 में चेंज होने का मतलब 10 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। 10 पर 1 का अगर डिक्रीमेंट किया जा रहा है तो कितना परसेंट आ जाएगा, ये 10% डिक्रीज। अच्छा इंक्रीज हो रहा है ना, हाँ ठीक है ठीक है, इंक्रीज ही दे रखा है, कितना परसेंट इंक्रीज करें, ठीक है। ठीक है, बस आपको रिवर्स देखना और कुछ नहीं है इसमें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये कांस्टेंट प्रोडक्ट कांस्टेंसी के जो भी क्वेश्चन होते हैं लगभग उनमें यही होता है, ठीक है। एक क्वांटिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डेफिनेटली डिक्रीज होगी, अगर उनका प्रोडक्ट हमारा कांस्टेंट है तो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे। Due to an increment of 20% in the price of sugar, a person is able to buy 5 kg less sugar for 600 rupees. Find the original and increased price. क्वेश्चन में दिया है कि प्राइस में 20% इंक्रीज हो गया है, जिसकी वजह से 600 रुपीज में पहले वो पर्सन जितनी क्वांटिटी परचेज करता था उससे अब 5 kg लेस परचेज कर पा रहा है। कितने रुपए में, 600 रुपीज में। तो जो प्राइस है वो पहले क्या था और अब क्या है, यानी दोनों प्राइस बताने हैं, क्योंकि 20% इंक्रीज हो रहा है ना प्राइस। तो पहले ओरिजिनल प्राइस क्या था और जो चेंज 20% इंक्रीज होने के बाद प्राइस न्यू प्राइस बना वो क्या है, दोनों प्राइस आपको बताने हैं। कैसे कर सकते हो इसको, हंड्रेड एंड 120 तो नहीं आएगा। कर पाओगे या करवाऊं फिर, कर रहे हो ट्राई। 25 एंड 30 नहीं, 25 एंड 30 अगर होता तो 25 पे 5 का इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है 20% हो रहा है, बट 25 एंड 30 तो नहीं आएगा। अब एक बात बताओ, अगर 25 होता तो कितना परचेज होती, 600 में डिवाइड करते अगर 600 को 25 से तो 24 kg परचेज होती।
अगर 30 हो जाता है तो 20 kg परचेज हो रही है, तो इसका मतलब 4 kg का डिफरेंस आया, बट यहाँ पे तो 5 kg का डिफरेंस है। क्लोज हो वैसे काफी। हाँ जी, 20 20 एंड 24 बिल्कुल सही, करेक्ट। देखो देखो इस क्वेश्चन को करने के मैं दो तरीके आपको बताता हूँ, ठीक है। एक तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी, इस मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा मैं एक बिल्कुल जनरल सा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे कि मतलब आप डायरेक्ट प्राइस निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले तो प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का यूज करते हैं। अब प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का मैं क्यों यूज कर रहा हूं कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो दोनों केस में सेम है। मतलब पहले भी वो 600 रुपीज में परचेज करता था, अब भी वो 600 रुपीज में परचेज कर रहा है। क्वेश्चन में लिखा है ना, क्वेश्चन में क्या लिखा है, ड्यू टू एन इंक्रीमेंट ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ शुगर द पर्सन इज एबल टू बाई 5 kg लेस शुगर फॉर 600 रुपीज। इसका मतलब ये है कि 20% प्राइस इंक्रीज होने की वजह से पहले जितना क्वांटिटी वो 600 रुपीज में खरीदता था, अब उसी 600 रुपीज में 5 kg लेस खरीद रहा है। तो यानी कि पहले भी वो 600 रुपीज का एक्सपेंडिचर मतलब उसका स्पेंड करता था, अब भी वो 600 रुपीज का स्पेंड कर रहा है, ठीक है। सेम एक्सपेंडिचर सेम है दोनों केस में, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये कि जो आपका एक्सपेंडिचर है वो आपका कांस्टेंट है। तो एक्सपेंडिचर अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में आपको पता है प्राइस और क्वांटिटी जो है वो एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। अब प्राइस क्या हो रहा है बताओ, 20% इंक्रीज हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है 20% इंक्रीज हो रहा है, इसका फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो 5 पे 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब किस रेशियो में चेंज हो रहा है प्राइस, 5:6 के रेशियो में चेंज हो रहा है प्राइस। अब मुझे बताओ कि जो क्वांटिटी है वो किस रेशियो में चेंज होगी फिर, 6:5 के रेशियो में चेंज होगी। कहने का मतलब पहले क्वांटिटी 6 यूनिट परचेज की जाती थी, तो अब कितनी परचेज की जा रही है 5 यूनिट। तो कितना लेस परचेज किया जा रहा है, 1 यूनिट लेस परचेज किया जा रहा है। कितना 1 यूनिट लेस परचेज किया जा रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 kg लेस। तो कहने का मतलब पहले वाली क्वांटिटी से अब जो है वो 5 kg लेस परचेज करने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 5 kg आ गई। तो 6 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 30 kg एंड 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 kg। इससे क्या मतलब बना कि पहले 600 रुपीज में 30 kg शुगर परचेज की जाती थी, तो अब 600 रुपीज में कितनी परचेज की जा रही है 25 kg परचेज की जा रही है ना। हमें प्राइस में चेंज गिवन है, तो हमें पता है कि एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, तो इस बिहाफ पे हम क्वांटिटी में चेंज निकाल सकते हैं। और क्वांटिटी में अगर रेशियो मिल जाए इनिशियल परचेज्ड क्वांटिटी और फाइनल परचेज्ड क्वांटिटी का दोनों का अगर रेशियो हमें मिल जाए तो हम डिफरेंस देख सकते हैं ना कि कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है, और वहां पे ओरिजिनल डिफरेंस क्या है 5 kg। तो 1 यूनिट मीन्स 5 kg, 6 यूनिट मीन्स 30 kg, 5 यूनिट मीन्स 25 kg। मीन्स पहले 600 रुपीज में 30 kg परचेज किया जाता था, अब 600 रुपीज में 25 kg परचेज किया जाता है। तो अगर आपका इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि क्वांटिटी बताइए, और पहले वाली क्वांटिटी और बाद वाली क्वांटिटी, तो दोनों क्वांटिटी का भी आंसर दे सकते हो। आपसे पूछा गया प्राइस, तो प्राइस आप कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 600 रुपीज एक्सपेंडिचर है ना, 600 रुपीज में अगर 30 kg परचेज किया जा रहा है तो हम क्या करेंगे प्राइस कैसे निकालेंगे, 600 रुपीज में 30 kg क्वांटिटी आ रही है तो 30 से डिवाइड कर दो, यानी 20 रुपी पर kg, ये प्राइस हो गया। यहां पे भी हम प्राइस निकाल सकते हैं। प्राइस कैसे निकालेंगे, 600 रुपीज में कितने kg आ रहा है 25 kg। सो डिवाइड कर दीजिए, तो पर kg कितना प्राइस आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 24 रुपी पर kg ये प्राइस आ जाएगा। तो दोनों प्राइस आ जाएंगे आपके, फर्स्ट और सेकंड, इनिशियल भी और फाइनल लास्ट में इंक्रीज होने के बाद। देखो ये 20 रुपी पर kg प्राइस था इनिशियली, 20% इसको इंक्रीज करेंगे तो 24 ही तो बनेगा ना, 20% ही तो इंक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। एक तो ये मेथड है, आप प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का यूज कर सकते हो इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हो, देखो देखो ये मेथड और भी इजी है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझिए, जैसे एक पर्सन है, वो हर बार किसी शॉप से शुगर परचेज करने जाता है, ठीक है।
और हर बार वो 600 रुपीज लेके जाता है और उसको कहता है कि शुगर दे दो, ठीक है। तो शॉपकीपर है, हर बार वो उतनी ही शुगर दे देता है। लेकिन अब की बार वो क्या है, वो पर्सन जो है वो घर से 600 रुपीज ही लेके गया शॉपकीपर के पास, उसे नहीं पता था कि प्राइस इंक्रीज हो गया। बट जब वो शॉपकीपर के पास जा रहा है तो वो कह रहा है लो 600 रुपीज और मुझे उतनी ही शुगर दे दो जितनी मैं हमेशा खरीदता हूं। तो शॉपकीपर ने कहा कि अब आपको उतनी शुगर नहीं मिलेगी क्योंकि प्राइस इंक्रीज हो गया 20%। तो अगर आपको उतनी ही शुगर परचेज करनी है जितनी हमेशा खरीदते थे तुम, तो उसके लिए आपको 20% और पे करना पड़ेगा, 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब पहले 600 रुपए देता था वो, 600 रुपए पे करता था, 600 रुपीज पे करता था। तो जब 20% प्राइस इंक्रीज हो गया तो सिंपल सी बात है, इसका 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा उसको। 600 का 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 600 का 20% कितना आएगा? 120 रुपीज। मतलब 120 रुपीज पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा और भी। अब उस पर्सन ने कहा कि मेरे पास 120 रुपीज एक्स्ट्रा तो नहीं है, मैं तो 600 रुपीज लेके आऊं घर से। तो शॉपकीपर ने कहा चलो ठीक है, तुम 120 रुपीज पे नहीं कर सकते हो तो मैं क्या करता हूं, 5 kg लेस कर देता हूं। इसका क्या मतलब हुआ? इन 120 रुपीज में कितने केजी शुगर आती है? अब 5 kg शुगर आती है। समझ रहे हो इस चीज को? मतलब वो 120 पे कर दे या 5 kg कम कर दे। मतलब तो यही हुआ ना कि 5 kg का प्राइस जो है वो कितना है? 120 रुपीज है। और ये कौन सा प्राइस है? प्रीवियस प्राइस, मतलब ओल्ड प्राइस है या न्यू प्राइस है? ये न्यू प्राइस है क्योंकि अब की बात कर रहा है वो, कि अब प्राइस इंक्रीज होने के बाद आपको 120 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। या तो आप 120 एक्स्ट्रा पे कर दो या फिर 5 kg वापस रख रहा हूं मैं अपना, ठीक है। तो ये न्यू प्राइस है, तो हमें यहां से न्यू प्राइस मिल जाएगा क्या कि 120 रुपीज में 5 kg शुगर आता है। इट मीन्स 24 रुपी पर kg, ठीक है। क्या आ गया? ये न्यू प्राइस। अगर आपसे न्यू प्राइस पूछा है तो डायरेक्ट आप वहां से आंसर कर सकते हो। बस इतना सही करना आपने, ये इतना सोचना है कि 600 का 20% एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो 600 का 20% मतलब 120 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अगर वो नहीं पे कर रहे हैं तो 5 kg लेस कर रहा है वो। तो मीन्स 120 रुपीज जो प्राइस है वो किसका है? 5 kg शुगर का प्राइस है और वो न्यू प्राइस है। अब प्रीवियस प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओल्ड प्राइस। तो हमें फिर वही फ्रैक्शन का यूज करके कर सकते हैं हम, कि या तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसको हम 20% इंक्रीज करें ताकि वो 24 बन जाए। अगर आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ 20 को 20% इंक्रीज करेंगे तो 24 बनता है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि 20 रुपी होगा ओल्ड प्राइस। लेकिन अगर आपके दिमाग में नहीं आए तो फिर आप इस रेशियो को यूज कीजिए, है ना। क्योंकि आपको पता है 20% इंक्रीज का मतलब है 5 to 6 होना। और ये आपका क्या है? ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस है और ये न्यू प्राइस। ओल्ड और न्यू प्राइस का ही तो रेशियो है ना ये। अब न्यू प्राइस आपका आ गया है कितना? 24। मतलब 6 यूनिट की वैल्यू क्या है? 24 रुपी पर kg। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20 रुपी पर kg। तो इस तरीके से आप ओल्ड और न्यू प्राइस दोनों निकाल सकते हो। बट आप डायरेक्ट अगर सिर्फ आपको न्यू प्राइस पूछा गया ना क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आप ये मेथड यूज करो, बहुत शॉर्ट है ये, बहुत आसानी से हो जाता है, ठीक है। इस चीज को समझो। अदरवाइज आपका प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी का मेथड यूज कर सकते हो, वहां पे आप क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हो, प्राइस भी कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो पहले आपको क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। पहले आप क्वांटिटी कैलकुलेट करोगे, उसके बाद प्राइस कैलकुलेट कर पाओगे। अगर आप ये मेथड यूज करोगे तो पहले आपको प्राइस मिलेगा, और अगर प्राइस मिल गया तो 600 को डिवाइड कर दो 20 से तो क्वांटिटी मिल जाएगी, 600 को डिवाइड कर दो 24 से तो ये क्वांटिटी मिल जाएगी। फिर हम क्वांटिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब आपको प्राइस मिल गया तो क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो, क्वांटिटी मिल गई तो प्राइस कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर पता है, क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। चलो इसको लिख लो एक बार। एक और क्वेश्चन है ऐसा ही, वो खुद से करके बताना मुझे। फिर समझ में तो आ गया ना, दोनों मेथड आप यूज कर सकते हो ना। चलो लिख लिया, बताओ।
सेम क्वेश्चन है। ठीक है। हो गया। चलो देखो जिसका नहीं हुआ, प्राइस जो है वो 12.5% से इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी यूज करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका फ्रैक्शन करेंगे तो 1/8 होगा। तो प्राइस जो है वो 8 to 9 हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना, 8 to 9 हो रहा है। ठीक है, तो क्वांटिटी क्या होगी फिर, 9 to 8 होगी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि देखो वो जो है 1440 रुपीज में पहले जितनी बाई करता था, ये क्या वीट है, जितना बाई करता था उससे 10 kg लेस कर रहे हैं। तो यानी कि देखो यहाँ रेशियो की बात करें, पहले 9 यूनिट बाई करता था, अब 8 यूनिट बाई कर रहा है, यानी कि 1 यूनिट लेस बाई कर रहा है। तो कहने का मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 kg, 9 यूनिट कोरस्पॉन्ड टू 90 kg एंड दिस इज 80 kg। मतलब पहले वो 90 kg बाई करता था, अब 80 kg बाई कर रहे हैं। तो पहले वाला प्राइस क्या हो जाएगा, ये जो 90 kg बाई करता था वो कितने रुपए में बाई करता था, 1440 में, है ना। तो प्राइस आ जाएगा 90 kg क्वांटिटी से डिवाइड कर दो इसको, कितना आ जाएगा 16 रुपी पर kg। ये तो ओल्ड प्राइस आ जाएगा। ठीक है, और न्यू प्राइस के लिए देखिए ये जो 1440 रुपीज में अब वो 80 kg बाई कर पा रहा है, तो यहां पे आ जाएगा 18 रुपी पर kg। ये आपका न्यू प्राइस आ जाएगा बस। ठीक है, क्वांटिटी भी मिल गई आपको, पहले 90 kg बाय करता था, अब वो 80 kg बाय कर रहा है। अगर क्वेश्चन में आपसे क्वांटिटी पूछा जाए तो वो भी बता सकते हो आप। इजी है ना, कर लोगे। चलो करो नेक्स्ट, लिख लिया। चलो, the rate of commission of a salesman increased from 4% to 5%, but the income remain unchanged. What is the effect on his sale? ये कैसे करोगे,
एक जो सेल्समैन है, सेल्समैन की जो इनकम होती है वो क्या होती है, एक तरह से कमीशन बेस्ड होती है ना। जितना सेल करेगा वो उसका उतना कुछ परसेंट जो है उसको कमीशन मिलेगा। तो पहले उसको 4% कमीशन मिलता था, अब 5% मिल रहा है। जब 4% कमीशन मिलता था तब भी उसकी उतनी इनकम थी, अब भी उतनी इनकम है। तो उसकी जो सेल्स है उस पर क्या इफेक्ट पड़ा होगा? डिक्रीज हुई होगी। हाँ डेफिनेटली डिक्रीज हुई होगी, क्योंकि पहले की बजाय अब कमीशन परसेंटेज ज्यादा है लेकिन इनकम वही है उसकी। तो इसका मतलब पहले ज्यादा सेल की होगी तो कम कमीशन परसेंट की वजह से भी उसको इतनी इनकम मिल गई थी। अब कमीशन परसेंट बढ़ने की वजह से के बाद भी उसकी इनकम वही है, इट मीन्स उसकी सेल कम हुई होगी। तो कितना कम हुई होगी, मतलब कितना परसेंट चेंज आया होगा उसी सेल में, कितना परसेंट डिक्रीज हुई हो? हम्म, बोलो बोलो। हम्म, ठीक। हो गया। देखो इजी सा क्वेश्चन है। कमीशन परसेंट पहले 4% था, ठीक है, अब 5% हो गया है, लेकिन इनकम सेम है। अब इसको एक तो ये कर सकते हो आप कि प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। क्यों यूज किया जा सकता है? क्योंकि आपको पता है कि जब हम कमीशन परसेंट को मल्टीप्लाई करते हैं सेल्स से तो उन्हें इनकम मिलती है ना, ये चीज पता है। यानी कि अगर मान लिया उसने सेल की है 10,000 रुपीज की, ठीक है, उसका कमीशन परसेंट है 5%, तो इसका मतलब हम 5% कैलकुलेट करेंगे ना इसका, तो उसको इनकम आ जाएगी। इसका इसका 5% कितना हो जाएगा? 500 रुपीज, यानी कि 500 रुपीज उसकी इनकम आ गई। तो मतलब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ये कमीशन परसेंट को मल्टीप्लाई किया जा रहा है सेल से, कमीशन को नहीं किया जा रहा। कमीशन परसेंटेज जो रेट है, यानी आप ये लिख सकते हो रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन जो है उसे मल्टीप्लाई किया जा रहा है सेल से, तो हमें इनकम मिल रही है। अब ये कह रहे हैं कि इनकम जो है ना वो कांस्टेंट है, तो यानी जो दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है आपस में और उनका जो प्रोडक्ट है वो अगर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के क्या होंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। तो अब कमीशन रेट जो है वो 4 to 5 हो रहा है। कमीशन क्या हो रहा है? 4% to 5%। अब ये परसेंट भूल जाओ, परसेंट किसके लिए है? रेट के लिए, तो हम रेट ही लिख रहे हैं। रेट क्या चेंज हो रहा है, किस रेशियो में चेंज हो रहा है? रेट 4 to 5 हो रहा है, ठीक है, 4 to 5 हो रहा है। तो अगर रेट आपका 4 to 5 के रेशियो में चेंज हो रहा है तो जो सेल्स है वो किस रेशियो में चेंज होगी? 5 to 4 के रेशियो में चेंज होगी। मतलब सेल्स जो है वो 5 से 4 हो रही है, तो यहां पे परसेंटेज हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें परसेंटेज चेंज निकालना है। तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा? 5 से 4 होने का मतलब 5 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कितना परसेंट आ जाएगा? 20% डिक्रीज आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये तरीका है कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट कॉन्स्टेंसी यूज कर सकते हो यहाँ पे। दूसरा आप एज्यूम भी कर सकते हो। देखो ध्यान देना, आपको क्या कहा जा रहा है। देखो अगर मैं कहता हूं कि पहले सेल्स जो है वो S1 थी, दूसरी सेकंड टाइम सेल S2 कर रहा है वो, ठीक है। अब पहले तो क्या है, इस सेल्स का उसे कितना परसेंट कमीशन मिलता था? 4%। 4% किसका? S1 का। अब S2 का कितना परसेंट मिल रहा है? 5%। और दोनों कमीशन जो मिल रहे हैं, यानी कि जो इनकम मिल रही है, बराबर है, बराबर है ना।
यहाँ पे सेल्स वन का यानी जो पहले सेल करता था S1 का, उसका 4% कमीशन मिलता था। यहाँ पे S2 यानी अब जितनी सेल कर रहा है उसका 5% है। तो ये जो दोनों कमीशन या दोनों जो इनकम मिली है उससे वो दोनों बराबर है, तो बराबर रख दो इसको। तो बराबर अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे S1 डिवाइड बाई S2 रेशियो मिल जाएगा हमें। ये S2 डिवाइड में आ जाएगा 4 इधर, यानी 5% डिवाइड बाई 4% मीन्स परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5:4 ये हमें रेशियो मिल जाएगा। ठीक है, वही रेशियो मिल रहा है 5:4, यानी S1:S2 5:4। तो परसेंटेज निकाल दो, ये निकाल रखा है जैसे 5 से 4 हो रही है, मतलब 5 पे 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो इसमें, बस आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये चीज समझ में आनी चाहिए कि क्यों हो रहा है ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग है। The rate of commission of a broker increased from 30% to 40% and his income increased by 20%। यहाँ पे इनकम कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, इनकम भी इंक्रीज हो रही है। और व्हाट इज द इफेक्ट ऑन हिज बिजनेस, बिजनेस मतलब उसकी सेल्स पे क्या इफेक्ट पड़ा है ये बताना है। तो यहाँ पे तीनों चीज मतलब चेंज हो रही है, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, यानी प्रोडक्ट कांस्टेंसी तो यूज नहीं होगा यहाँ पे। तो कैसे करोगे इसको बताओ। नहीं से बिजनेस इंक्रीज हो रहा है, कोई चेंज नहीं हो रहा। हम्म, नहीं ऐसा तो नहीं होगा। ट्वेंटी परसेंट सही कुछ है, 20 है या 10 इस तरह से आएगा, कुछ याद नहीं है मुझे, चलो करते हैं, देखते हैं। और किसी का आंसर आया कुछ। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, कमीशन रेट
मल्टीप्लाई बाय सेल्स या बिजनेस इज इक्वल टू इनकम, यही होता है ना। ठीक है, अब जो कमीशन रेट है ना वो ये दे रखे हैं कि 30% पहले था और अब 40% हो रहा है। ठीक है, और इनकम जो है वो 10% सॉरी 20% इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे इनकम कांस्टेंट नहीं है, अगर कांस्टेंट होती ना तो सिंपल सी बात है, ये 3:4 रेशियो में चेंज हो रहा है तो ये 4:3 हो जाता, क्योंकि कांस्टेंट है। बात समझ में रहे हो? यानी कि अगर ये चीज कांस्टेंट होती तो ये 3 से 4 के रेशियो में चेंज हो रहा है, तो ये 4 से 3 के रेशियो में चेंज हो जाता, तो सेल का इफेक्ट निकालते थे कि 4 से 3 के रेशियो में परसेंटेज चेंज निकाल जाते। लेकिन यहां पे इनकम आपकी इंक्रीज हो रही है 20%, तो हमें ये डायरेक्ट तो कॉन्स्टेंसी तो नहीं यूज कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप या तो क्या कीजिए, यहां पे इनकम या स्टार्टिंग की सेल एज्यूम कर लो, मान लेते हैं सेल्स पहले 10,000 रुपीज कर, 10,000 रुपीज की सेल्स की उसने, तो इसका 30% कितना मिल जाएगा इसको, इसका 30% 3,000, यानी 3,000 रुपीज उसे इनकम मिल गई। ठीक है, अब जो नेक्स्ट इनकम मिल रही, हमें सेल तो नहीं पता ना, लेकिन नेक्स्ट इनकम हमें पता है कितना है, 20% इंक्रीज हो रही है, ये पता है ना हमें। तो अगर मान लिया मैं 3,000 को 20% से इंक्रीज कर दूं, कितना आ जाएगा 20% इसका, 600 रुपीज। 600 रुपीज इंक्रीज कर देंगे तो अब इनकम कितनी हो जाएगी, 3,600। तो अब क्या हम यहां से सेल्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, यानी कि यहां पे जो भी सेल होगी उसका 40% 3,600 रुपीज के बराबर आ रहा है ना, तो हम यहां पे सेल्स निकाल सकते हैं कि कितनी सेल्स हो रही है। तो ये 40% का मतलब क्या होता है, 40/100 मल्टीप्लाई हो रहा है ना। बात समझ रहे हो इसको, ये क्या है 40/100, 40% का मतलब यही है, 40/100 इंटू एस इज इक्वल टू 3,600 रुपीज। तो यहां से एस की वैल्यू निकल जाएगी, ये 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 40 डिवाइड ऐसे। ठीक है, सो ये कितना बन जाएगा, 40 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 90 पे, यानी कि 9,000। मतलब यहां पे सेल कितनी हो गई है, 9,000 रुपीज। अब बताओ इफेक्ट क्या पड़ा, 10,000 से 9,000 हो रही है, 10% डिक्रीज हो रही है। ठीक है, निकाल सकते हो ना, 10 to 9 होने का मतलब 10 पे 1 का डिक्रीमेंट, इट मीन 10% डिक्रीज हो रही है सेल्स। ठीक है, एक तो ये तरीका है, दूसरा आप रेशियो भी निकाल सकते हो इसको, देखो एक बार देख लो फिर लिख लेना। रेशियो कैसे निकाल सकते हो कि पहले जो कमीशन था वो 30% था, अब कमीशन 40% हो रहा है। ठीक है, यहां पे पहले सेल्स जो है वो S1 थी, बाद में सेल S2 हो रही है, इनकम जो है वो 20% इंक्रीज हो रही है, तो ये 20% का जो रेशियो बनेगा वो रेशियो लिख दो। कैसे, यानी 20% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, 1/5, यानी इनकम 5 से 6 हो रही है, ऐसे लिख दो। रेशियो ही तो लिख रहे हैं ना हम, रेशियो ही हमें निकालना है, तो रेशियो लिख सकते हैं 5 to 6। तो अब यहां से रेशियो निकालो, यानी इसको दोनों को डिवाइड कर दो एक दूसरे से। जब डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, S1/S2, और ये क्या है परसेंटेज, और 0 से परसेंटेज 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 उधर मल्टीप्लाई चला जाएगा, 3 नीचे डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 6 इंटू 3। ठीक है, सो हमें रेशियो क्या मिलेगा, यहाँ पे S1/S2 का रेशियो मिल जाएगा 20 डिवाइड बाई 18, या इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 to 9, वही रेशियो मिल जाएगा यहाँ पे जो मिला है 10 to 9। ठीक है, सो ये चीज लिख सकते हो आप इस तरीके से, आप यहाँ पे भी रेशियो से भी कैलकुलेट कर सकते हो कि चेंज क्या आएगा, सेल्स में चेंज क्या आएगा। ठीक है, इसको लिख लो। लिख लिया, चलो ये ट्राई करना। ठीक है,
एक बार ट्राई कर लो, बाकी ब्रेक के बाद करवाते हैं क्वेश्चन सॉल्व आप, ठीक।